हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट व्हील्स। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये जो मेरी वेन्यू है, ये वेन्यू में डीसीटी गियरबॉक्स जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ज़्यादातर लोगों का फीडबैक, जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, जो सोशल सर्कल हैं, वो कहते हैं कि भाई इसका फीडबैक ऐसा है कि इसमें ड्यूरेबिलिटी का इशू है, रिलायबिलिटी का इशू है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका ट्रांसमिशन जो है वो हीट अप हो जाता है, प्लस इसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं अक्सर मुझसे डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो यूज़र एक्सपीरियंस का, वेन्यू का, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो देखें। उस पर भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है और वहाँ पर भी मुझे पूछा गया है कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो कैसा है। तो इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूँ इन दो पर्टिकुलर चीज़ों पे। पहली चीज़ डीसीटी ट्रांसमिशन कैसा है, एंड दूसरी चीज़ इसका फ्यूल इकोनॉमी रियलिस्टिकली कैसा मिलेगा आपको। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो, या पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताऊंगा मेरे 5 टिप्स। अब बाय नो मीन्स ये कोई ट्यूटोरियल है, मैं ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ कि आपको डीसीटी गियरबॉक्स कैसे चलाना है या ऑटोमेटिक कैसे चलाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे ड्राइविंग हैबिट्स है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं वो इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गाड़ी तकरीबन 16-17 महीनों में 28,000 किलोमीटर चलाई है और ज़्यादातर मैं कहूँगा 80-90% ऑफ माई ट्रैवल एक सिटी में, मतलब मुंबई में है, जो कि ट्रैफिक सिचुएशन के लिए बहुत ही बदनाम है वैसे देखें तो अगर इतनी ज़्यादा मैंने गाड़ी चलाई 28,000 किलोमीटर और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आई डीसीटी ट्रांसमिशन में, तो ऐसा कौन से ड्राइविंग हैबिट्स है जिसको फॉलो कर रहा हूँ जिससे मुझे कोई रिलायबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट बहुत मज़ेदार ट्रांसमिशन है और कभी कभार जब आप वीकेंड्स पे बाहर जाएं तो ऑब्वियसली डीसीटी ट्रांसमिशन का मज़ा और निखर कर आ जाता है उसमें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। देखिए, पहले तो डीसीटी ट्रांसमिशन हम जान लेते हैं कि डीसीटी ट्रांसमिशन है क्या। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा टेक्निकलिटीज़ में जाकर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसे देखें तो ज़्यादातर 4 टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादातर पॉपुलर हैं आजकल। पहला कहें तो एक कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल एपिसाइक्लिक या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। दूसरा कहें तो सीवीटी, जो ज़्यादातर जापानीज़ और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो पसंद करते हैं अपने गाड़ियों में। तीसरा जो है वो है AMT, दैट इज़ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ही फ्रूगल टाइप का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। और चौथा जो है वो है DCT या फिर डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जो अब मेरे गाड़ी में है। यह है 4 टाइप के गियरबॉक्सेस। इसमें DCT जो है वो अलग कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिकली हम DCT के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, DCT भी एक तरह का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, या फिर मैं कहूँ AMT ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि AMT में एक क्लच है और एक सेट ऑफ गियर बॉक्स, या कहूँ मैं एक सेट ऑफ गियर्स हैं वहाँ पर, और यहाँ पर 2 सेट ऑफ गियर्स अलग अलग हैं, जिसमें 2 क्लच लगे हुए हैं ऑब्वियसली, और एक क्लच या एक सेट ऑफ गियर जो है वो इवन नंबर के गियर्स को एक्चुएट करते हैं, और एक क्लच और उसका सेट ऑफ गियर्स जो हैं वो ऑड नंबर के गियर्स को एक्चुएट करते हैं। तो मैं कहूँ तो 2 मैनुअल गियर बॉक्सेस को अगर क्लब करें एक हाउसिंग में 2 क्लच के साथ में, और उसका एक्चुएशन हम ऑटोमेटेड रखें, तो वो हो जाता है DCT। खैर, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, हालांकि जो गियर बॉक्स है वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेसिक जो फंडा है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है। तो जब हम जानते हैं कि ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें क्लच हैं, 2 क्लचेस हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, टिप नंबर 1, वो ये रहेगी कि इस गियरबॉक्स को ट्रीट भी मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही करना चाहिए। जैसे आप मैनुअल ट्रांसमिशन चलाते हैं और ध्यान में रखते हैं कुछ चीज़ें, वही चीज़ें जो है अगर आप इसमें फॉलो करें तो आई एम श्योर आपको परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा रहेगा और रिलायबिलिटी से लेकर कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप जो है सिग्नल में अगर आप रुक गए हो या कोई रीज़न की वजह से आपको गाड़ी रुकानी पड़ी हो, तो ऑब्वियसली हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम ड्राइव पे ही रहते हैं। अगर आप कन्वेंशनल ऑटोमेटिक चला चुके हो और चलाते हो तो आपकी आदत ये रहेगी कि आपने ऑटोमेटिक D पे रखा हुआ है और आपने या तो पार्किंग ब्रेक लगा रखा हुआ है, या तो आपने जो है वो ब्रेक जो है वो ब्रेक पेडल जो है दबा के रखा हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर DCT ट्रांसमिशन या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन आप चला रहे हो, तो उसमें एक चीज़ आपको करनी है कि
एवरी टाइम यू स्टॉप, अगर समझिए कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको पता है कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम है, तो खैर आप ब्रेक दबाकर खड़े रहें और फिर आगे जाएं, क्रॉल करें, तो वो समझ में आता है। लेकिन आपको पता है कि आपको रुकना है 10 सेकंड के ऊपर यहाँ पर, तो बेटर ये रहेगा कि आप ट्रांसमिशन जो गियर लेवर है उसको N मतलब न्यूट्रल पे शिफ्ट करें, और अगर आप ब्रेक पकड़ के रखना चाहते हैं वो करें, या तो फिर आप ब्रेक जो पार्किंग ब्रेक है या हैंड ब्रेक है उसको एंगेज कर दें। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस आप गियर बॉक्स पे, ट्रांसमिशन पे दे रहे हैं ड्राइव में रखकर, वो आप नहीं देते। मतलब अब जो है वो पावर जो है व्हील्स को कट ऑफ हो चुका है, अब वो आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब आप डी पे डालते हैं तो ऑब्वियसली पावर जो है वो व्हील्स को ट्रांसफर हो रहा है और आप उसको आर्टिफिशियली रोक रहे हैं ब्रेक्स के जरिए, तो ऑब्वियसली इससे स्ट्रेस जो है वो ट्रांसमिशन पे आ जाता है। दैट इज नंबर 1 टिप। अब चलते हैं दूसरे टिप के ऊपर। तो दूसरे टिप को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीसीटी में भी कुछ मैं कहूँगा सब कैटेगरीज हैं या कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है वेट टाइप डीसीटी, एक होता है ड्राई टाइप डीसीटी। अगर आप देखें तो जो वेट टाइप डीसीटी होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या उसका एप्लीकेशन होता है वहाँ पर जहाँ पर टॉर्क इंजन में ज़्यादा हो। तो ज़्यादातर डीजल इंजन या ऐसे पेट्रोल इंजन जो ज़्यादा टॉर्क डेवलप करती हैं, 250-300 Nm के ऊपर टॉर्क जो डेवलप करती है, तब जो है वो वेट टाइप डीसीटी गियरबॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर आप ड्राई टाइप डीसीटी गियरबॉक्सेस देखें तो इन गियरबॉक्सेस को अक्सर 250 Nm का जो टॉर्क आउटपुट होता है उसके नीचे अगर इंजन जो निकालती है, तब जाकर डीसीटी ड्राई टाइप को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं अक्सर उनमें आप देखें तो डीसीटी गियरबॉक्सेस ड्राई टाइप में काफ़ी पॉपुलर होता है। ऑब्वियसली फोक्सवैगन कहें आप, स्कोडा में कहें आप, ह्युंडई में कहें आप, तो ये ड्राई टाइप जो है वो डीसीटी गियरबॉक्सेस होते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपको कहने वाला हूँ ये इंटरेस्टिंग है इस तरीके से कि अब आप इमेजिन करें कि आप जो है सिग्नल पे रुके हैं और आप वेट कर रहे हैं ग्रीन होने के लिए, ठीक है, भले आप न्यूट्रल पे हो या डी पे हो, एंड यू वेटिंग, आप रुक रहे हैं कि भाई ग्रीन हो जाए और आप निकल जाएं। तो आप कहीं ना कहीं इंथुजियास्ट हैं या आप आप फास्ट चलाना चाहते हैं, क्विक एक्सेलरेशन चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम जो है सडन एक्सेलरेट करते हैं, विच इज़ फाइन। इसीलिए तो हमने गाड़ी ली कि हम थोड़ा सा एंजॉय करें उस चीज़ को, लेकिन इसकी हैबिट नहीं बनानी चाहिए। अगर आप इसको बार बार, अगर आप हर सिग्नल पे आप इसको सडन एक्सेलरेट करके आप उसको एकदम बहुत ज़्यादा उसको आप एक्सपेक्ट करते हो कि एकदम फास्ट जाएगी, क्विक जाएगी, एक्सेलरेशन अच्छा होगा, वो सब है, लेकिन उसकी हैबिट नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे तीसरे टिप के बारे में जो मैं आपको बता सकता हूँ और जो मैं फॉलो करता हूँ। वो है इन गियर एक्सेलरेशन में। जब आप कहें कि आप 40, 50, 60 की स्पीड में आप हाईवे पे हो, गाड़ी चला रहे हो, सिंगल लेन हाईवे हो या ऐसी कोई हाईवे हो, और आपको अभी सडन एक्सेलरेशन करके ओवरटेक करना है सामने, तो ऑब्वियसली आप एक्सेलरेट ज़ोर से करोगे तो एक किक डाउन इफेक्ट आता है। तो अगर आप 3rd गियर पे हो, 4th पे हो, तो 1 या 2 गियर जो है वो नीचे जाएगा, डाउन शिफ्ट हो जाएगा ट्रांसमिशन। तो उसमें क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, आप आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं, एंड देन आप जो है आगे बढ़ जाएंगे हाईवेज पे, विच इज़ रियली नाइस। बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो डीसीटी ट्रांसमिशन में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग डीसीटी ट्रांसमिशन की जो किक डाउन है, बहुत सीमलेस होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, और मैं कहूँगा उसमें मज़ा भी आता है। एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी दमदार होता है, तो दैट इज़ समथिंग रियली नाइस। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि एग्जैक्टली जैसे टिप नंबर 2 में मैंने कहा कि इसको आदत ना बनाएं। ये जब एक्चुअल में ज़रूरत है तब हम करते हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है। अगर हम ओवरडू करते हैं इस चीज़ को, जैसे कि हम ढूंढ रहे हैं वो सिचुएशन को कि भाई ऐसा सिचुएशन हो रहा हो, मैं ऐसा फिर से करूँ, तो 1-2 बार ठीक है, लेकिन इसकी हैबिट बना देंगे आप, इसको आप ओवरडू करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने गियर बॉक्स पे जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, और फिर वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, मतलब चौथी टिप के बारे में। और ये टिप जो है थोड़ी सी यूनिक है, या आप कहेंगे यार ये कैसी टिप है, लेकिन मैंने कुछ ड्राइवर्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ड्राइवर्स हैं, उनको ये करते हुए देखा है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो है कि अगेन अज्यूमिंग कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप जल्दी में हैं और आपको जल्दी पार्क करनी है और जाना है मार्केट में या एटीएम में जाना है और आना है, तो क्या करते हैं, या फिर पार्किंग में लगी हुई है, हम रिवर्स ले रहे हैं जल्दी में और फिर हम आगे
जो है फिर से शिफ्ट करके हम ट्रांसमिशन शिफ्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें टेंडेंसी ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिवर्स में ले रहे हैं तो रिवर्स में रोल हो रही है पीछे गाड़ी, लेकिन जब तक गाड़ी रुकी नहीं है तब तक हम क्या करते हैं, या मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन को डी में डाल देते हैं, तो एक आवाज आता है कट करके, दैट इज बैड। इट सेज दैट भाई तकलीफ मत दो मेरे को, ये कह रहा है आपका गियर बॉक्स। तो ये जो आदत है ये जो अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस चीज को जो है कंट्रोल करें, गाड़ी पूरी स्टेशनरी पॉइंट पर आ जाए, रुक जाए, आप ब्रेक लगा ले, गाड़ी को रुका ले और इत्मीनान से जो है आप जो है ट्रांसमिशन को, या मैं कहूँ गियर शिफ्ट से आप न्यूट्रल से डी डालें, या आर है तो खैर डी डालें, या डी है तो आर डालें, जो भी आपको करना है। और दोस्तों इसी के साथ में अब मैं बात करूंगा मेरी आखिरी टिप के बारे में, जो मैं शेयर कर सकता हूं आपसे। एक ड्राइविंग प्रैक्टिस या मेरी हैबिट है, उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसमें वो है, जब भी आप इसमें मैनुअल मोड में आप जब इसको एंगेज करते हैं इस ट्रांसमिशन को, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जब आप मैनुअल एंगेज करते हैं तो फिर आप मैनुअल इसके लिए कर रहे हैं अज्यूमिंग दैट आपको मैनुअल में चलाना है, राइट? तो फिर आप कंट्रोल लीजिए उस चीज़ का। मैंने देखा है कि जो डाउनशिफ्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया या अगर आप नहीं चाहते हो तो ऑटोमेटिकली डाउनशिफ्ट हो जाएगा। आप शिफ्ट के लिए ऑब्वियसली वो आरपीएम पकड़ के रखेगा, जब आप शिफ्ट करोगे तब वो खुद शिफ्ट होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गलत आरपीएम पे आप जो है शिफ्ट ना करें। हाँ, इस चीज़ को रोका हुआ है इंटेलिजेंट मॉड्यूल के ज़रिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको अलाउ नहीं करता कि हायर आरपीएम्स पे आप जो है डाउनशिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल आप 60-70 के स्पीड पर हैं, अच्छा खासा 2,500-3,000 के आसपास का आरपीएम है, वहाँ पर आपने गलती से अगर काइंड ऑफ माइनस दबा दिया एंड एक शिफ्ट नीचे आ गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है कि 60 नहीं बल्कि 58-59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो आरपीएम है वो तकरीबन 2200-2300 का आरपीएम हो, और वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और अचानक से जो है वो आरपीएम बढ़ जाता है, या गियर जैसे कम हो जाता है, जो फीलिंग आती है, जर्क आता है, वो आपको जर्कीनेस आता है। वैसे जर्क्स को जो है मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए जब आप चला रहे हो। तो दैट मीन्स हम मैनुअल मोड में इंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको मैनुअल तरीके से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में एक मैं एक्स्ट्रा टिप आपको दे देता हूँ, वो ये कि काफ़ी कॉमन सी है भाई, ये कि जब आप गाड़ी खरीदते हो और जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है या जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है उसको स्किप ना करें। जो OEM रिकमेंडेड टाइम है जहाँ पर आपको चेंज करनी है कोई चीज़, कोई ट्रांसमिशन का फ्लूइड या कोई भी पार्ट जो है वो चेंज करना चाहिए, वो करना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग जो है दो टाइप का मेंटेनेंस समझते हैं, एक होता है पीरियोडिक या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, दूसरा होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जो काफ़ी पॉपुलर है और बहुत लोगों को शायद पसंद भी आता हो। लेकिन एक टाइप का मेंटेनेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं अपनी गाड़ी के साथ, फिर चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करें तो आई एम श्योर आपकी गाड़ी में जो DCD गियर बॉक्स है वो आपको तकलीफ नहीं देगा और मज़ा आएगा आपको चलाने के लिए, और आप एंजॉय करोगे रोज़ाना की ड्राइव्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको रियलिस्टिकली बताता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप पैथेटिक ट्रैफिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो ऑब्वियसली आप एक 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर का इंजन का जो फ्यूल इकोनॉमी होना चाहिए वो फ्यूल इकोनॉमी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब वही 10-11 के आसपास आराम से देगी। अगर आप लाइट फुटेड हैं, आराम से चला रहे हैं, जो मैंने आपको टिप्स दिए अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर जो है ये फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनिशियल 30 मिनट जो है फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखे कि भाई 7, 7.5, 8, 9 की फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है, लेकिन जैसे आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हो, समझे 1.5 घंटे का आपका जर्नी है, 2 घंटे का जर्नी है, और बीच में जो होते हैं ओपन पैचेस भी मिलते हैं, वहाँ पे हम जो है कहीं ना कहीं कवर अप कर लेते हैं फ्यूल इकोनॉमी को। तो आप जो फ्यूल इकोनॉमी देखें तो फाइनली जाकर वही होता है 11, 11:30 के आसपास जो है आपको फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको कहूँ कि हाईवे की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कैसी है वेन्यू की, अगर मैं बहुत लाइट फुटेड हूँ, बहुत केयरफुली सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी के लिए गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं यकीन मानिए मैं
25 के ऊपर की फ्यूल इकोनॉमी निकाल सकता हूँ और निकाल चुका हूँ वेन्यू में। वहीं पर अगर मैं जेन्युइनली नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाऊँ तो मैं समझूँ 20 के आसपास मिल जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा इंथुजियास्टिकली चलाऊँ, थोड़ा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा फन एलिमेंट ये वो सब, तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 15-16 तो कहीं नहीं गई भाई, आराम से मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस। अगर आपको ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद आते हो तो ज़रूर अगले वीडियोस को देखना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।